ओके, केमिस्ट्री का क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आइसोमेरिज्म पढ़ी थी। आइसोमेरिज्म में जो हाँ स्ट्रक्चर सेम होती है लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, तो आइसोमर्स कहलाते हैं। आइसोमेरिज्म में पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े, है ना। तो उसमें चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म। तो ये मेन जो एनसीईआरटी में अपन को आइसोमेरिज्म सिखा रखी है, बता रखी है, उसके बारे में हमने पढ़ा। और दूसरा जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ये ऑप्टिकली एक प्रॉपर्टी होती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि 11th क्लास के एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, तो अभी फिलहाल उसको अपन नहीं लेंगे। ज्योमेट्री पढ़ी? हाँ ज्योमेट्री नहीं, अभी भी उसको भी अपन एक बार नहीं लेंगे। जो अपना अब एक बार सिलेबस में 11th के एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से वो अपन ले लेंगे। तो जो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, वो आज अपन शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो है अपन कुछ फंडामेंटल जो कंसेप्ट्स होते हैं, जो फंडामेंटल बेसिक जो आइडियाज होते हैं किसी ऑर्गेनिक की रिएक्शन मैकेनिज्म में जो यूज होते हैं। जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनिक का रिएक्शन अगर होगा, तो उस रिएक्शन में कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, वो यूज होते हैं। जैसे अपन देखेंगे कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, रेडिकल्स, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। तो इस तरह के बहुत सारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स और आइडियाज यूज होते हैं, जिनसे अपन कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जब होती है तो वो किस तरह से हो रही है, क्या उसके होने की वजह है, उसके होने की वजह से किस तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो अपन इस क्लास के माध्यम से वो चीज़ें सारी सीखेंगे। तो अपन बेसिक जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स है किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन के, रिएक्शन मैकेनिज्म के, उसे हम सीखेंगे। तो आज अपन जो नया टॉपिक लेने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है तो उसको अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अपन सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक फंडामेंटल मेंटल concepts, basic fundamental concepts for organic reaction mechanism, organic how reaction mechanisms। सर ये चैप्टर में कौन सा था, कौन से चैप्टर में था ये फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है अभी तक। सम बेसिक यूनिट ऑफ हाँ, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसी में ही चल रहा है उसमें। आइसोमेरिज्म उसमें। हाँ, आइसोमेरिज्म भी उसी में है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक जो रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक होती है। हाँ, ये टॉपिक है। जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है वो किस तरह से होती है, कैसे होती है, उसके बारे में सारा अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको रिएक्शन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। बेसिक छोटी छोटी बातें इसमें अपन सीखेंगे। ठीक है। तो कुछ चीजें सीखते हैं, जैसे सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या होता है उसको समझते हैं। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या होता है या फिर रिएजेंट क्या होता है ना। सबस्ट्रेट जैसे वर्ड आएगा, कभी रिएजेंट आ जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ये वर्ड का मतलब क्या है उसको समझते हैं। तो सबस्ट्रेट कोई ऐसा सब्सटेंस है, कोई ऐसा कंपाउंड है जिस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रिएजेंट अटैक करता है। ठीक है। जैसे मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ, तो मान लो ये कोई सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट यानी कोई कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस सबस्ट्रेट पे कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है। यहाँ पे कौन आता है, कोई अटैकिंग, यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट आता है। इस अटैकिंग रिएजेंट के आने के बाद में कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा ही आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। पहले बीच में कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से क्या मिलता है हमें, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो सबस्ट्रेट पे जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, सबस्ट्रेट हो गया जो क्रियाकारक है और ये हो गया अटैकिंग रिएजेंट, ये अभिकारक है। ठीक है। तो जब इस पे ये अटैक करता है तो पहले बनता है इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ठीक है। पहले बीच में इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल फॉर्म होता है
और इस इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के बाद में यहाँ से जो नेक्स्ट जो स्टेप होता है इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल फॉर्म होने के बाद, यहाँ पे फिर बाद में फॉर्म होते हैं प्रोडक्ट्स। यहाँ पे फिर बाद में प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट्स ना लेके प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। और देखो प्रोडक्ट जो भी बनता है उस प्रोडक्ट के साथ में भी कुछ और प्रोडक्ट बनते हैं, इन प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। इसको बाई प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं, जो एडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। ये तो हो गया मेन प्रोडक्ट जो हमें चाहिए मान लो बनाना है ना, ये तो हो जाएगा मेन प्रोडक्ट। और उसके साथ साथ में जो अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए उनको बोलते हैं अपन बाई प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट हो गया वो जिसपे कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है। जब ये अटैक करता है तो इसके बीच में पहले इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल क्या हो गया, कोई बीच की अवस्था हो गई। ये फॉर्म होने के बाद में एक तो बनता है मेन प्रोडक्ट जिसको अपन जो मेजर प्रोडक्ट होता है, जिसकी क्वांटिटी मेजर क्वांटिटी होती है, जो सबसे ज़्यादा बनता है। और दूसरा होता है बाई प्रोडक्ट जो कम अमाउंट्स में बनते हैं, जिनको अपन को नहीं बनाना है या फिर जो अपने काम के नहीं है। ये जो मेन प्रोडक्ट है वो तो हो गया हाई यील्ड में, हाई अमाउंट, इसकी हाई अमाउंट हो जाएगी। और जो बाई प्रोडक्ट हैं वो लो अमाउंट में फॉर्म होते हैं, कम बनते हैं, ठीक है। जो अपन को इतने ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती, जो इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, मेन प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है। जैसे मान लो एथेनॉल बनाना है तो एथेनॉल बना, एथेनॉल के साथ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में H2O हो सकता है या फिर कोई दूसरा सॉल्ट हो सकता है, कुछ भी जो अलग अलग दूसरे कंपाउंड्स भी एज ए बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के होने का। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लो CH3COOH, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर मैं कराता हूं NaOH से, तो ये तो हमारा सबस्ट्रेट हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन और इसका OH, ये बेस होता है तो ये OH देता है, ये एसिड होता है तो ये H देता है। तो इस रिएक्शन में देखो क्या होगा, मैं ऐसा कुछ एरो लगा सकता हूँ। ये एरो क्या है, अगर मान लो इस तरह का एरो लगा हुआ है तो ये तो रिएक्शन, ये तो एरो होता है कोई मान लो नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। और इस तरह से जो एरो लगाते हैं, अगर मान लो कोई रिएक्शन रिवर्सिबल हो यानी कि वापस भी हो रही हो तो ऐसा एरो लगाते हैं। तो मान लो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है कुछ इस तरह से, ऐसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्शन है तो केवल सीधा आगे ही जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो इसका OH और इसका H मिलके वाटर बना लेंगे और यहाँ पे जो CH3CO होगा उसके साथ Na अटैच हो जाएगा। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CO Na बन जाएगा और साइड में क्या बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन में हमेशा वाटर रिलीज होता है तो यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा, ये सॉल्ट बन जाएगा। ये तो है सॉल्ट और ये है वाटर एज वी नो, और ये हो गया हमारा एसिड और ये है हमारा कोई बेस, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है एसिटिक एसिड, ठीक है, ओके। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का किसी बेस के साथ जब रिएक्शन कराया तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। एक तो सॉल्ट बन जाएगा और एक वाटर बन जाएगा। तो इसमें ये जो है इसको हम सबस्ट्रेट बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम, सबस्ट्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हम अटैकिंग रिएजेंट बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, अटैकिंग रिएजेंट बोल सकते हैं। तो सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट को या फिर रिएजेंट को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। सबस्ट्रेट तो वो अपना सब्सटेंस होगा जो कार्बन का कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे मान लो ये हमें प्रोडक्ट बनाना है तो इस प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जो कार्बन का कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ से आ रहा है, इस सबस्ट्रेट से आ रहा है ना, इस एसिड से आ रहा है। तो सबस्ट्रेट वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे फाइनल प्रोडक्शन में कार्बन कंट्रीब्यूट करते हैं। तो the substrate are those compound, substrate are those compounds which contribute कार्बन एटम, ठीक है। जो कार्बन एटम का कंट्रीब्यूट करते हैं किसी रिएक्शन के दौरान इन ए
रिएक्शन। ठीक है, तो किसी रिएक्शन में जो कार्बन एटम का कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन एटम का कंट्रीब्यूट करते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, सबस्ट्रेट कहलाते हैं, और जो दूसरे होंगे अदर देन द सबस्ट्रेट वो क्या कहलाएगा, रिएजेंट कहलाएगा। ठीक है, अदर देन द सबस्ट्रेट, अदर देन द सबस्ट्रेट is called reagent। तो ये क्या कहलाएगा, reagent कहलाएगा। सबस्ट्रेट के जो अलावा होगा कोई भी। इंटरमीडिएट, देखो इंटरमीडिएट इनमें से कोई नहीं है। इंटरमीडिएट जैसे देखो क्या होगा, मान लो CH3COH और NaOH मिला, तो पहले CH3 और NaOH दोनों मिक्स हो गए आपस में मिक्स होके बाद में क्या हुए, अलग अलग हुए, एक तो सॉल्ट बनाया, एक ने वाटर बनाया। तो बीच का कोई जो कंपाउंड होता है इंटरमीडिएट क्या होता है, एनी मिडल प्रोडक्ट, कोई बीच का प्रोडक्ट होता है, एनी मिडल प्रोडक्ट। ठीक है, एनी मिडल प्रोडक्ट होता है ये कोई जो मिक्सचर होता है दोनों का, सबस्ट्रेट और रिएजेंट का, है ना। ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट को साथ साथ में अगर रखें तो उन दोनों का जो मिक्सचर है वो जो मिडल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन दे रहा है वो तो क्या हो गया हमारा सबस्ट्रेट, और जो नहीं दे रहा, जो दूसरा आके इस पे अटैक कर रहा है और ऑर्गेनिक रिएक्शन को परफॉर्म करवा रहा है, वो क्या हो जाएगा, हमारा अटैकिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मान लो कि अगर अगर किसी रिएक्शन में दोनों कार्बन गिविंग एटम्स हो, मान लो दोनों जो हमारे कोई भी रिएक्टेंट्स हैं वो कार्बन गिविंग हो, तो इसमें सबस्ट्रेट किसको बोला जाएगा। तो अगर दोनों कार्बन गिविंग हो, जैसे यहाँ पे कार्बन गिविंग एसिटिक एसिड है, ये CH3COH है, तो ये सबस्ट्रेट हो गया। लेकिन अगर दोनों कार्बन गिविंग हो तो आर्बिट्रेरली आप किसी को भी सबस्ट्रेट और किसी को भी रिएजेंट मान सकते हो। तो इसमें एक नोट लिख लेंगे, ये नोट क्या है कि इफ इन ए रिएक्शन, if in a reaction both compounds are carbon contributing, then any compound can be considered as substrate और reagent। ठीक है, तो किसी को भी रिएजेंट या सबस्ट्रेट माना जा सकता है अगर मान लो किसी रिएक्शन में दोनों कंपाउंड्स जो है वो रिएक्शन कर रहे हो, दोनों जो कंपाउंड्स है वो कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आई बात समझ में? तो ये हमें एक पॉइंट ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लेते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म? व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म? तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, देखो इसको डिफाइन करते हैं। कोई भी जब रिएक्शन हो रही है तो उसकी संपूर्ण प्रक्रिया, सब कुछ उसमें कि क्या होता है, किस तरह से वो रिएक्शन हो रही है, वैसे ही क्यों रही है, कोई दूसरे तरीके से क्यों नहीं हो रही, उसके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, उसमें कोई स्टेप स्लो होता है, कोई स्टेप फास्ट होता है। तो इन सब का जो स्टडी है वो क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। उस रिएक्शन के बारे में मैकेनिज्म कहलाता है। जैसे अपनी स्टैंडर्ड जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है, ए सीक्वेंशियल, इसका देखो डेफिनेशन क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ए sequential account of each step, sequential account of each step, हर एक स्टेप का। मान लो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल स्टेप में ही हो। पहले एक स्टेप हुआ, कुछ प्रोडक्ट्स बने, वो प्रोडक्ट फिर रिएक्ट करके कुछ तीसरा दूसरे स्टेप में फाइनली प्रोडक्ट बना रहे हो। तो कोई भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो सकती है। तो ये सिक्वेंशियल अकाउंट ऑफ स्टेप, हमें हर स्टेप का पता होना चाहिए कि पहला स्टेप क्या हुआ, फिर दूसरा स्टेप क्या हुआ, फिर तीसरा स्टेप क्या हुआ।
तो इस सिक्वेंशियल अकाउंट ऑफ इज स्टेप डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है उसके बारे में बताता है ना। डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए, कार्बन से ऑक्सीजन पे गए, ऑक्सीजन पे कार्बन पे आए, हाइड्रोजन ने दिए लिए। तो इस तरह का हर एक स्टेप हमें पता होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कॉमा एनर्जीज, एनर्जेटिक्स या फिर एनर्जेटिक्स, यानी कि कितनी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, एनर्जी ली है, दी है। ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज, ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज, मान लो बॉन्ड का क्लीवेज यानी कि कोई बंध टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उस समय, और बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड फॉर्मेशन, या मान लो कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, या तो कोई बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है या फिर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। एंड द रेट्स ऑफ transformation of reactants into products, and the rates of transformation of reactants into products is called reaction mechanism. तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है रिएक्शन मैकेनिज्म की। इसमें सारी बातें आ जाती है कि एक सिक्वेंशियल अकाउंट है हमारे पास, ईच स्टेप का सिक्वेंशियल अकाउंट का मतलब क्या हो गया, हर पद का लेखा जोखा, कि ये इस स्टेप में ये हुआ, दूसरे स्टेप में ये हुआ, तीसरे स्टेप में ये हुआ। और हर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है कि इस कार्बन ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की पूरी डिटेल्स हो हमारे पास। और जो एनर्जीज है कि यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर इस तरह से हुआ, इस तरह से नहीं हुआ, या फिर जो बॉन्ड क्लीवेज हुआ है, बॉन्ड का ब्रेक हुआ है या बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, उसके बारे में जानकारी। और जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी कि रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में बदले तो वो किस स्पीड से बदले, किस रेट से बदले। तो ये सारी बातें जिस प्रोसीजर में या फिर जिस सेगमेंट में पढ़ी जाती है उस रिएक्शन के बारे में, तो वो क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। आई बात समझ में। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है। और ज्यादा जानना है अगर हमें रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, तो हमें, हाँ एग्जाम्पल आगे देखो, अब रिएक्शन मैकेनिज्म ही चलेगी, इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म के जो छोटे छोटे कंसेप्चुअल आइडियाज हैं वो सारे हमें समझने होंगे। कि कोई मान लो बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है ना, बॉन्ड फॉर्म होता है तो कैसे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन लेते हैं फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक एक स्टेप लेंगे हम सारे। तो नेक्स्ट लेते हैं फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोई सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया, सहसंयोजक बंध का टूटना, सहसंयोजक बंध का टूटना। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है उसको देखो दो तरह से तोड़ सकते हैं, दो तरह से टूटता है कोई भी रिएक्शन में। देखो क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा, कोई रिएक्शन हो रही है तो हम इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ही बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, क्यों बना, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, ये सारी चीजें जो है रिएक्शन मैकेनिज्म में सीखते रहेंगे। जैसे चेतन ने एग्जाम्पल पूछा, तो एग्जाम्पल में ऐसा है कि जितनी भी आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, जैसे 12th क्लास में तो बहुत ज्यादा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहां पे हर रिएक्शन, लगभग सभी रिएक्शंस के बारे में हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि अच्छा ये प्रोडक्ट ऐसा ही क्यों बन रहा है, वैसा क्यों नहीं बन रहा, इसका इस तरह से बनने का कारण क्या है। तो ये सारी बातें हर उस रिएक्शन में आएगी। बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है उन सब में वो सारी बातें आएगी। आई बात समझ में।
तो नेक्स्ट लेते हैं फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक कैसे हो सकता है। इसमें दो तरह के क्लीवेज पॉसिबल है, एक तो बोलते हैं हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, एक तो बोलते हैं पहला हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, और एक होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। दो पार्ट। हाँ, दो तरह के क्लीवेज होते हैं, एक तो होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज और एक होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। ये सर फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की होती है ना। हाँ, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को दो तरह से तोड़ सकते हैं, एक तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है और एक होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो सबसे पहले हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज देखो क्या है, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे कोई CH3Br, जैसे ये एग्जाम्पल है CH3Br, ये मिथाइल है और ये ब्रोमीन है, तो मिथाइल ब्रोमो मिथाइल हो गया है ना, या फिर मिथाइल ब्रोमाइड, या मिथाइल ब्रोमो मिथाइल हो गया, ये ब्रोमो मैथेन हो गया सॉरी, है ना, ब्रोमीन को हम प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे, ब्रोमो मैथेन हो गया। अब यहाँ पे ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है और इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन का कम होता है। हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ब्रोमीन का ज्यादा, कार्बन का कम। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ आएंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा, एक कोवेलेंट बॉन्ड है। कार्बन और ब्रोमीन के बीच में क्या बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें जिस बॉन्ड फॉर्मेशन में दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, साझा करते हैं, कि भाई मेरे इलेक्ट्रॉन इतने रखे बीच में, तू भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दे, दोनों ने क्या किया, शेयरिंग किया, उस शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा। तो यहाँ पे CH3 और Br के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है किस तरफ जाएंगे, ब्रोमीन की तरफ जाएंगे। तो ब्रोमीन पे जो पोलराइजेशन आएगा वो डेल्टा नेगेटिव आएगा, हम पोलराइजेशन को डेल्टा नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं। और कार्बन पे जो पोलराइजेशन आएगा वो डेल्टा पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कार्बन से तो जा रहे हैं, और ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज क्या है, ब्रोमीन की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ब्रोमीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो ब्रोमीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन क्योंकि इलेक्ट्रॉन कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन होगा, अब देखो जब इनके बीच में क्लीवेज होगा, यानी कि इनके बीच में जब बॉन्ड का ब्रेक होगा, यहां से मान लो हम ब्रेकिंग करते हैं बॉन्ड का, तो ब्रोमीन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके पास चले जाएंगे, ब्रोमीन के पास। कार्बन के पास क्या रह जाएगा, कुछ नहीं। जो दोनों के दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किससे चले जाएंगे, ब्रोमीन के पास। तो कार्बन ने तो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो कार्बन पे तो देखो क्या जा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ब्रोमीन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस तरह का जो क्लीवेज होता है इसको होमो हिट्रोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं, यानी कि जब किसी कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी एक एटम के पास चले जाए, तो ऐसा जो क्लीवेज होता है वो क्या कहलाता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कहलाता है। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, द क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, द क्लीवेज of covalent bond in which shared electron transfers to either of one atom। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक एटम में ट्रांसफर हो जाते हैं, एक एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्म टू ईदर ऑफ वन एटम इज कॉल्ड होमोलाइट हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, इज कॉल्ड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो ऐसा क्लीवेज क्या कहलाता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कहलाता है, जिसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक एटम की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन की ओर ट्रांसफर हो गए, तो ब्रोमीन पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में
अगर मान लो, इसमें देखो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं स्पेशल, अगर मान लो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन से इलेक्ट्रॉन अगर चले जाते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम कार्बन, then positive charge is indicated on carbon, ठीक है। तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कार्ब कैटायन बोलते हैं। कार्ब कैटायन, कार्बन कैटायन नहीं, कार्ब कैटायन बोलते हैं। सच पॉजिटिवली चार्ज कार्बन्स आर कॉल्ड सच positively charged carbon compounds are called कार्ब कैटायन, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, कार्ब कैटायंस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3 प्लस हो गया, है ना, C2H5 प्लस हो गया, ठीक है। इस तरह की जो कंपाउंड है क्या कहलाते हैं, कार्ब कैटायन कहलाते हैं, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा कुछ होता कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन कार्बन से गए नहीं है बल्कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो ऐसा जो स्पीसीज फॉर्म होगा उसको कार्ब एनायन बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन है और ये कोई दूसरा कंपाउंड है Z जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन के पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिसलोकेट होंगे, तो कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और उस पर क्या आ जाएगा, कोई दूसरे कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कार्ब एनायन। ये क्या कहलाएगा, कार्ब एनायन, ठीक है। तो अगर इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स towards the carbon, then negative charge form on carbon compounds, तो कार्बन कंपाउंड में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। और सच कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, कार्ब एनायन कहलाते हैं। इनको बोलते हैं कार्ब एनायंस, ठीक है। इनको कार्ब एनायन बोलते हैं। कार्ब कैटायन क्या हो गया, CH3 प्लस, इनका प्लस, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्ब कैटायन, और कार्बन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा, कार्ब एनाइन हो जाएगा। जैसे C2H5 नेगेटिव एटसेट्रा, ऐसे ले सकते हैं। कैटायन जो वर्ड होता है वो पॉजिटिव के लिए यूज होता है, कैटायन जो होता है वो तो होता है पॉजिटिव के लिए यूज, और जो एनायन होता है वो वर्ड यूज होता है नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन फॉर्म होते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक एटम पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस वजह से कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो इस प्रक्रिया में क्योंकि कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, जैसे मैं CH3 प्लस की बात करूं तो CH3 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ CH3 प्लस देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ CH3 प्लस, जो कार्ब कैटायन बना है CH3 प्लस, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कार्बन, जैसे CH3 प्लस में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि CH3 प्लस जो कार्ब कैटायन है, इसमें कार्बन पे
अगर कार्ब कैटायन वाला जो कार्बन होगा उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो कार्बन ऑफ कार्ब कैटायन contains 6 electron in its outer shell, outer shell। जो इसकी आउटर शेल होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम सेक्सेट बोलते हैं। सेक्सेट यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट है, तो इसको सेक्सेट वर्ड भी यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कार्बन कैटायन में। ATE हाँ, ACTE, ठीक है। जैसे ऑक्टेट होता है ना, वैसे ही ये सेक्सटेट है, ठीक है। 6 कार्बन है, कार्बन जिसमें CH3 प्लस के आउटर शेल में होता है। इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखना है हमें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या फिर टाइप्स ऑफ कार्ब कैटायन। देखो टाइप्स ऑफ कार्ब कैटायन, देखो टाइप्स ऑफ कार्ब कैटायन। जो कार्ब कैटायन होता है वो अलग अलग तरह से होता है। जैसे अगर मान लो किसी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हो गया बेसिक कार्ब कैटायन। लेकिन एक कार्ब कैटायन मान लो कैसे फॉर्म हो रहा है, जिसपे एक कोई दूसरा कार्बन जुड़ा हो, इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्ब कैटायन। अगर एक कार्बन से 2 दूसरे कार्बन जुड़े हुए हो ऐसे, और इस पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसको सेकेंडरी कार्ब कैटायन बोलते हैं। और अगर मान लो कोई कार्बन कैटायन ऐसे है कि उस पे 3 अलग अलग कार्बन जुड़े हो, तो इसको टर्सरी कार्बन बोलते हैं। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो तो इसको टर्सरी कार्बन कैटायन बोलते हैं। अगर एक कार्बन पे कोई एक कार्बन जुड़ा है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। तो इसका जो टाइप होगा इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्ब कैटायन। ये क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्ब सर अगर कैटायन। कैटायन की जगह एनायन आ गए तो नाम चेंज हो प्राइमरी कार्ब एनायन हो जाएगा, कार्बोनाइल। है ना। अगर मान लो एक कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उससे एक कार्बन जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्ब कैटायन। जो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज उससे 2 कार्बन जुड़े हैं तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्ब कैटायन। और अगर जिस कार्बन पे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलेंगे टर्सरी कार्ब कैटायन। ठीक है। तो प्राइमरी कार्ब कैटायन तो कौन सा हो गया? तो एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन जो है उस पे उसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी कार्ब कैटायन कौन सा हो गया? पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। टर्सरी कार्ब कैटायन कौन सा हो गया? जिसपे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये टाइप्स ऑफ कार्ब कैटायन होता है, प्राइमरी कार्ब कैटायन, सेकेंडरी एंड टर्सरी। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक कार्ब धनायन। हिंदी में प्राथमिक कार्ब धनायन, और उसको बोलेंगे द्वितीयक कार्ब धनायन, और उसको बोलेंगे तृतीयक। इसके लिए द्वितीयक वर्ड यूज करेंगे, द्वितीयक कार्ब धनायन, और इसके लिए यूज करेंगे तृतीयक कार्ब धनायन। और इनकी जो स्टेबिलिटी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल होता है, उसके बाद में ये स्टेबल होता है, उसके बाद में ये स्टेबल होता है। तो ये क्या है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। इनको देखो, तृतीयक को 3 डिग्री कार्ब 3 डिग्री भी बोलते हैं, इसको 2 डिग्री भी बोलते हैं, इसको 1 डिग्री बोलते हैं, और इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ। तो जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ऑर्डर ऑफ डिग्री भी लगाते हैं। स्टेबिलिटी, डिग्री मतलब ये इंडिकेट करने के लिए कि 3 जुड़े हुए कार्बन, 2 जुड़े हुए, 1 जुड़ा हुआ, 0 जुड़े हुए, उसके लिए डिग्री वर्ड यूज होता है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? जो 3 डिग्री कार्ब कैटायन वो सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री कार्ब कैटायन, फिर 1 डिग्री कार्ब कैटायन, और फिर 0 डिग्री कार्ब कैटायन हो जाएगा। तो ये किसी भी कार्ब कैटायंस जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। अच्छा, इसका कारण क्या है? इसका कारण अपन आगे जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमें ये समझ में आएगा कि 3 डिग्री 2 डिग्री से ज्यादा, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा, और 1 डिग्री 0 डिग्री से ज्यादा क्यों स्टेबल होता है। तो ये अभी हम जब आगे पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट तो उसमें ये पढ़ा जाएगा। आई बात समझ में? तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ कार्ब कैटायन। और इसी तरह से सेम वे कार्ब एनायंस भी होते हैं, ठीक है, कार्ब एनायंस भी पढ़ेंगे।
तो अभी आज के लिए अपन एक बार इतना ही रखते हैं।